अपनी बात रखेंगे। क्योंकि आज नजीब मुल्ला डंके की चोट पे अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के अपनी आवाम के बीच ये कसम खाता है कि मैं जीतने के बाद सबसे पहले शहर से तोरण हटाऊंगा। ही नहीं देना चाहिए था शहर में। और जो भी प्राइवेटाइजेशन नजीब मुल्ला साहब ने किया, ये उसी ऑफिस में थूक के चाटने को गए, यानी कि उस ऑफिस की वो ओपनिंग कर रहे और पैसा नजीब मुल्ला का, बनी ऑफिस नजीब मुल्ला की। और अच्छा, अब वो जो पैसा खर्चा हुआ ऑफिस में, अब उनको बीजेपी याद नहीं आ रही है, बस रिबिन काटने वो जा रहे हो। मतलब कितनी शर्म और गैरत की बात है। कलमा में आपको नहीं लगता कि मुमरा की मुसलमान नाराज होगी? तब आपको नहीं लगता कि देवेंद्र फडणवीस बीजेपी का आदमी है? अपने मुफाद के लिए बीजेपी वाले आपके दोस्त हो जाते। मुमरा शहर में जब बात वोट की आती है तो आप कहते हो मुसलमान खतरे में, बीजेपी आ जाएगी। मैं तमाम मेरी मुसलमान आवाम से भी ये कहना चाहती हूँ, क्या हम बीजेपी से डरते हैं कि अल्लाह की जात से? अरे हम किससे डरते हैं? अगर जो आपके दरमियान आके कहता है कि बीजेपी आ जाएगी और वो अगर ईमान वाला अल्लाह की जात पे भरोसा रखता है, ना कि यहाँ के आमदार के जुमले पर, और अगर आपको आमदार के जुमले पे आपको यकीन होता है तो हम और आप शिर्क कर रहे हैं। पर पूछे कैसा? क्योंकि हम अल्लाह पे नहीं, हम बीजेपी से कर रहे हैं। मैं ये आप लोगों को ये बता दूं, हमें अल्लाह की जात के अलावा किसी से डर नहीं है। हम बीजेपी क्या, बीजेपी के बाप से नहीं डरने वाले लोग हैं। हमारे मुसलमानों के बीच जब भी आप आओ तो अपनी वोटों के लिए हमें डराओ मत, हमें गुमराह करो मत, क्योंकि ये कौन किसी से नहीं डरती। मैं आपको बता दूं, ये जो चुनाव है ना, ये जिहाद है, जिहाद। हम जिहाद की लड़ाई लड़ रहे, मुसलमान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। अगर आज हम अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से मुसलमान आमदार की गुहार नहीं लगाएंगे तो कब लगाएंगे? 52% मुसलमान आबादी है हमारे शहर में। आज अगर हम और आप नहीं कहेंगे कि हमें मुसलमान चुनकर लाना है तो कब कहेंगे? क्या आप और हम गुलाम है किसी के? क्या हम गुलामी करने पैदा हुए? कहाँ है मुसलमान लीडरशिप? हमारी लीडरशिप, हमारी क़यादत को खत्म किया जा रहा है। जब भी देखो तो उद्धव ठाकरे साहब को मुसलमानों के वोट चाहिए, लेकिन जब बात आती है मुसलमानों की क़यादत की तो उद्धव ठाकरे साहब के मुंह में दही जम जाता है। तब उनको एहसास नहीं होता कि मशाल को लोकसभा में चुनकर जिस भारी वोट दिया मुसलमानों ने, और आज जब मुसलमानों की सीट की बात आती है तो कोई भी नहीं सीट देता उन्हें। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि मुसलमान बेवकूफ है, सेक्युलरिज्म के नाम पे हमें वोट देगा। हम तो मुसलमानों का वोट लेने ही बैठे, हम लीडरशिप नहीं देंगे मुसलमानों को, हम सिर्फ वोट लेंगे मुसलमानों से। क्यों ऐसा? क्यों हम सिर्फ वोट क्यों दे? क्या आपको नहीं लगता हमारे शहर में एक मुसलमान आमदार होना चाहिए? हाथ उठा के बोलो, आपको नहीं लगता कि मुसलमान आमदार होना चाहिए? मामा एक जोरदार नारा, अरे कर दो अलर्ट, खुल्ला खुल्ला, अरे कर दो अलर्ट, खुल्ला खुल्ला। ये आवाज घर तक मेरी माए, मेरी बहनें जो किचन में या खिड़कियों में मुझे सुन रही होगी, अपने बच्चों को अगर आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाना चाहते हो तो आने वाले 20 तारीख को आपको घड़ी की निशानी पर मोहर लगा के जनाब नजीब मुल्ला साहब को जिताकर आपकी हमारी आवाज़ बनाकर विधानसभा में भेजना होगा। आज देखिए हमारे
राजन किनीसा, मोरेश्वर दादा, संगीता मैडम, विशु भगत, रूपाली गोटे, ये तमाम हिंदू धर्म के लोग जिन्होंने हमारे भाई नजीब मुल्ला का हाथ थामा है, क्या हमारे आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है जब एक हिंदू साथ दे सकता है तो मुसलमान क्यों नहीं? मुसलमान क्यों नहीं? क्या मुसलमान का ज़मीर इतना मर चुका है क्या हम अपने मुसलमान भाई को वोट ना देते हुए किसी ऐसे शख्स को वोट दें जो हमारे आपके बीच में वोटों के लिए हमारे नबी के नाम का इस्तेमाल करते हो? जोर से बोले प्लीज। क्या आप लोग के पास प्लेग्राउंड है? जब आपको खेलना होता है क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, कहाँ जाते हो आप लोग? कहीं जाते हो? तो चाहते हो ना अपने शहर में प्लेग्राउंड आए? चाहते हो क्या नहीं चाहते हो? तो तब्दीली के लिए आप जनाब नजीब मुल्ला साहब घड़ी को वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? हाथ उठा के बोलो, करेंगे कि नहीं करेंगे? आप नहीं चाहते कि हमारे शहर जहां पर 52% मुस्लिम आबादी है उस शहर में का आमदार एक मुसलमान होना चाहिए? आपको नहीं लगता कि नजीब भाई हमारे शहर के लिए एक परफेक्ट आमदार है? कितने साल से हम सिर्फ जुमले सुन रहे हैं, जुमले के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जिस शहर में 15 साल से विकास नहीं हुआ वो शहर के आमदार साहब अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं सफर अभी जारी है। मतलब 15 साल के सफर में आपने सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाया, आपने आवाम को काम के नाम पर सिर्फ जुमलेबाजी की और अब भी आप अपने मैनिफेस्टो में हमारी आवाम से उम्मीदें लगाए रखे कि सफर अभी जारी है। क्या आपको लगता है इनका सफर जारी होना चाहिए हमारे शहर से? हाथ उठा के बोले। तो इनको वापस भेजना चाहिए कि नहीं? नजीब मुल्ला साहब बहुत ही अच्छे शख्स के मालिक है। नजीब भाई एक बेहतरीन शख्स, एक पढ़ा लिखा शख्स, एक इंटेलिजेंट और कंस्ट्रक्टिव आदमी है जो अपने शहर के मुद्दों पे काम करते हैं, शहर के मुद्दों पे आवाज़ उठाते हैं। पर ये सोचने की ज़रूरत है जिस शहर के आमदार 15 साल में शहर को बदल नहीं पाए। 15 साल में आमदार साहब ने शहर में 200 करोड़ लाया होगा, 15 दिन में नजीब मुल्ला ने शहर में 200 करोड़ का बजट लेकर आया, जहाँ पर प्लेग्राउंड, कब्रिस्तान, एमएमएली कब्रिस्तान, यहाँ तक दरगाह रोड का कब्रिस्तान, स्कूल के लिए बजट आया है, प्लेग्राउंड के लिए बजट आया है, रास्तों के लिए बजट आया है, नालों और गटर के लिए बजट आया है, जो 15 साल में आवर साहब ला रहे हैं, 15 दिनों में हमारे शहर के लिए नजीब भाई ने बजट लाया है। तो सोचेंगे बात, जो शख्स हमारे शहर को बदलने के लिए 15 दिन में हमें 200 करोड़ का बजट दे सकता है, उसके आने के बाद हमारे शहर में तब्दीली होगी कि नहीं होगी? हाथ उठा के बोले, होगी कि नहीं होगी? आप मुझे बताएं, इनके पास बात करने के लिए कोई मुद्दा नहीं, विकास पर ये बातें नहीं करना चाहते। आप लोग नौजवान लोग, मेरे भाई जो बैठे, आने वाली जो हमारी जनरेशन है जो बैठी है, ये जनरेशन में चाहती हूँ कि आमदार साहब से सवाल करें कि हम पर आपने तोरण मुसल्लत क्यों किया? हमारे शहर में तोरण किसके बोलने पे आई? मालेगांव के जो आमदार है आसिफ शेख, उन्होंने तोरण आने से मालेगांव में रोका। अगर यहाँ के आमदार चाहते तो क्या वो तोरण आने से रोक सकते थे कि नहीं? रोक सकते थे कि नहीं? लेकिन उन्होंने नहीं रोका, उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें आवाम की फिक्र नहीं थी, उन्हें अपने परसेंटेज की फिक्र थी, उन्हें अपने जेब की फिक्र थी, उन्हें अपने पर्सनल मुफाद की फिक्र थी। आवाम बिल भरे, आवाम जिए या मरे, आवाम किस हालात में है उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता। उन्हें फर्क पड़ता है तो अपने आप से, अपनी पॉकेट से। आज आप देखो जहाँ जहाँ वो जाते सिर्फ एक ही बात करते हैं, बीजेपी आ जाएगी, इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, शरीयत खतरे में है, हिजाब खतरे में है, मेरी माए बहनें खतरे में है, विचारधारा खतरे में है, संविधान खतरे में है। अरे आप हमारे रहनुमा हो क्या? आप मुसलमानों के हमदर्द हो क्या? अगर आप हमारे
रहनुमा हो, आप इतने हमदर्द हो, तो मैं बोलना चाहती हूँ आमदार साहब से, खारेगांव में एक स्टेज प्रोग्राम लगा है और वहाँ पर आप बात करें। हर प्रोग्राम में जाकर आप हमारे नबी का नाम लेते हो, आप हमारे नबी के नाम से हमारे लोगों से वोट लेना चाहते हो। आप ये गंदी राजनीति ना करें, धर्म की राजनीति ना करें। राजनीति करना है तो काम की करें। हमारी आवाम के बीच में जाकर हर मर्तबा आप अगर उनको ये कहोगे कि नबी की शान में गुस्ताखी की गई, अरे अगर आप नबी के चाहने वाले हो तो क्यों नहीं आप खारेगांव के स्टेज प्रोग्राम में वो मुखालिफत करते हैं शिंदे साहब के खिलाफ? क्या आपकी हिम्मत है? नजीब मुल्ला को टिकट ना मिले, 2 दिन पहले शिंदे साहब के घर पे जाता है पूरा परिवार और हाथ जोड़ता है कि नजीब मुल्ला को टिकट मत दो। ये वही है ना जिसके बारे में आप गुमराह कर रहे हो मुमरा में आके लोगों को, और उसके घर जाते हो, उस बीजेपी वाले के जब आप घर जाते हो अपने मुफाद के लिए, तो आप सही हो, तब आपकी दोस्ती सही है। लेकिन अगर यही लोग नजीब मुल्ला को सपोर्ट करें तो नजीब मुल्ला गद्दार है। इनके नेता, इन नेता के कार्यकर्ता, शो कॉल कार्यकर्ता फेसबुक पे हम सबके ईमान वाले भाई जनाब नजीब मुल्ला को काफिर कहते हैं। मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या एक ईमान वाला काफिर हो सकता है? क्या एक ईमान वाला काफिर हो सकता है? क्या मुसलमान काफिर है? आप ये तय करेंगे। अरे मुसलमान काफिर है क्या? आप ये आवाज साहब और उनके चमचे तय करेंगे? मतलब तुमने हमको समझा क्या है कि तुम जनाब नजीब मुल्ला साहब को काफिर बोलते हो? और आप अगर शिंदे साहब के घर पे हाथ पैर जोड़ रहे हो कि नजीब मुल्ला को टिकट ना मिले, तो मैं आपको क्या कहूं? बीजेपी करते हो लोगों के दरमियान। अरे आप अपने मुफाद के लिए जब दोस्ती रखते हो, आप अपने मुफाद के लिए फडणवीस को बोलते हो मेरा ख्याल रखना, तो वो क्या है? क्या फडणवीस मुस्लिम लीग के क्या? और यूसुफ भाई, मैं आपसे पूछती हूँ, फडणवीस मुस्लिम लीग से है क्या? बीजेपी से है ना? कहा के नौजवान ख्याल करें, नौजवान नहीं बड़े बुजुर्ग हमारे, वो भी नजीब भाई का ख्याल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्कार। 20 तारीख को विधानसभा के इलेक्शन होने जा रहा है। 2009 में नजीब भाई ने साथ दिया करके यहाँ से एक गलत इंसान चुन के आया। वो गलत इंसान क्या क्या कैसा है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इस बात का नजीब भाई को भी एहसास हो गया। उन्होंने भी कहा कि सही में गलती हो गई, क्योंकि आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब लॉकडाउन था, कोविड पीरियड था, कोविड पीरियड में एक मेरे फुर्सत थी, कहीं आना जाना नहीं था, घर में बैठे रहते थे, तो हमारे बच्चों ने कहा है नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ है नार्कोस। उस नार्कोस में उस ड्रग के बारे में पूरा उस सीरीज़ में बताया गया था। और ड्रग्स के बारे में जब मैंने पढ़ा, और उस ड्रग्स सीरियल का जो कैरेक्टर था पाब्लो एस्कोबार, शायद मेरे नौजवान भाई होंगे यहाँ पर, उन्होंने भी वो शायद देखी होगी नार्कोस। तो उस ड्रग डीलर जो पाब्लो एस्कोबार था, तो पाब्लो एस्कोबार और ये जो कैरेक्टर है यहाँ पर जो आमदार है वो सेम है। आप देखेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। 2009 के बाद मैं समझता हूँ कि चरस गांजा पीने से कोई हमारे बच्चों को रिहाब में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 2009 के बाद हमारे बच्चों को रिहाब में डालने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि 2009 के बाद यहाँ पर एमडी आया। हमारे मुमरा वालों को कोई मालूम नहीं था एमडी। तो उनमें माँ बाप को मैं तसल्ली देना चाहता हूँ कि उनके ऊपर क्या गुजरी हुई, जिनके बच्चों को वो है मेरा भाई हाथ बता रहा है कि मैं हूँ। तो ऐसे बच्चों को जब हमारे को रिहाब में डालने की ज़रूरत पड़ी, तो आप सोच सकते हैं कि उसके बाद में और एक बात बताना चाहता हूँ आपको। हमारे यहाँ पर आप आजू बाजू का जो एरिया है, कलवा है, थाना है, आयरोली है, खारगर है, डोंबुली है, पलावा है, ये सब एरिया में हमारे यहाँ से बच्चे स्कूलों में जाते हैं। लेकिन आप एक बात का गौर कीजिएगा
कि पलावा देखो, कलवा देखो, खारघर देखो, थाना देखो या डोंबोली देखो या वासी देखो, किसी भी बच्चा मुमरा में पढ़ने को नहीं आता है। क्योंकि मुमरा में कहीं भी ऐसा एजुकेशन का कोई भी ऐसा हब बनाने की कभी कोशिश हमारे आमदार ने की नहीं है। 2016 में मैं उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर होने के बावजूद भी उसको सरेंडर हो गया था, लेकिन उसने मेरे को 5 साल में इतना डैमेज किया ना, बल्कि विष्णु भगत को कहता है कि तू राजन के सामने खड़ा रहेगा क्या। तो वो मैंने जब ये बात उसको कही तो वो बहुत कसम खाने लगा। मैंने तो उसको बोला तू उसको डायरेक्ट बोला तू 1 नंबर का झूठा है। तू जो मुमरा वाले के साथ जो झूठगिरी करता है ना, कलवा में आएगा तो तेरा अलग रूप और मुमरा में आएगा तो तेरा अलग रूप। परसों एक कलवा में मीटिंग हुई थी। कलवा में मीटिंग में मैंने कहा था कि महायुति है, जो महायुति में इलेक्शन लड़ा जाता है, तो ये 3 पार्टी साथ में जुड़ी हुई है शिंदे साहब के साथ में। तो ये 3 पार्टियों में जब महायुति बनी है, तो जब महायुति का जो भी कैंडिडेट हिंदू कैंडिडेट रहेगा, तो ये हिंदू कैंडिडेट रहेगा तो उसको महायुति में मुसलमान के वोट चलते हैं, और महायुति में जब मुसलमान कैंडिडेट रहेगा तो उसको हिंदू वोट क्यों नहीं चलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि कलवा में लोगों ने मेरे को चिल्ला चिल्ला के बाकायदा सीटियाँ बजा के इतना रिस्पांस दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि कलवा के लोग वोट नहीं देंगे, तो आप इतना सोच के रहिए कि कलवा में हम लोग डोर टू डोर जाएंगे और नजीब भाई के लिए वोट मांगेंगे। सिर्फ मेरे को मुमरा वाले के ऊपर पूरा एकदम कॉन्फिडेंस है कि इस बार तड़ीपार इंशाल्लाह। बोलो क्यों तड़ीपार मालूम है क्या? यहाँ पर हमारे एक भाई खड़े थे, राजू अंसारी साहब, रफीक कामदार, जो हमारे मुमरा की आवाज़ है, बुलंद आवाज़। ये जो हमारी मुमरा की कुछ समस्याएं रहती है, पत्रकारिता करते हैं तो समस्याओं को उजागर करने का काम करते हैं, और ये हमारे जो आमदार हैं इनको ये पसंद नहीं है, क्योंकि तुम उनके साथ में रहेंगे तो तुम्हारा कभी भला तो नहीं करेंगे, लेकिन आपस में भिड़ाने का काम करेंगे। और आप अगर उनके विरोध में हैं तो आपको एन प्रकार आपको परेशान करने का काम करेंगे। ये मामा देखो, ये गांव का मामा है, ये महफूज मामा, ये मामा बोल रहे हैं, बराबर बात बोल रहे हैं। ये तो ये इधर से बोल रहा हूँ। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो रफीक कामदार और राजू भाई और ऐसे बहुत अनगिनत नाम है जिनको तड़ीपार किया गया, पुलिस से परेशान किया गया। मैं समझता हूँ कि इनको जो परेशान किया गया ना, तो ये यहूदी थे, राजू भाई, रफीक कामदार, ऐसे बहुत सारे जो हमारे दोस्त लोगों को परेशान किया, ये यहूदी थे। क्योंकि ये हमारा मुमरा का जो आमदार है ना, ये मुसलमानों का हमदर्द है। तो मैं उसको ये बोलना चाहता हूँ कि राजू भाई, रफीक कामदार ये मुसलमान ही थे, ये यहूदी नहीं थे। अगर तो मुसलमानों का हमदर्द है तो इन लोगों को क्यों तड़ीपार किया था? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। तो ये देखो, मैं आपका मुमरा वाला हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप टिकट लेते, तो मैं बोला महायुति में जो निर्णय होगा उसको मैं मान के चलूँगा, उसका मैं सम्मान करूँगा, उसका जो महायुति का धर्म है वो मैं अपने तरीके से पालन करूँगा उस धर्म का। तो फिर नजीब भाई को टिकट मिली, मैं उसी रात उनको मुबारकबाद पेश किया। नजीब भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आपको 15 साल देखा आपने, और जो भी इसका पैसा लेगा ना वो हराम का पैसा है, और वो आपका अगर आपने 1 रुपया ही है उसका, तो आपको 5 रुपये के खड्डे में डालेगा। इतना कह के मैं आपसे विदा लेता हूँ। सलाम वालेकुम, नमस्कार। 50 बॉडीगार्ड लेकर नहीं घूमता हूँ, मैं गवाह हूँ। 2 पुलिस कम होती है ना, तो झूठे लेटर लेकर हमने पावर सबके पास पहुंचाए। वो पुलिस घूमती है तुम्हारे पे दादागिरी करने में। आज स्टोरेज लाए, क्यों ना मंत्रिमंडल में आवाज उठाए?
अरे ये जो 500 रुपए बट रहे हैं ना, वो 60 पैसा यूनिट के पीछे जो हफ्ता मिलता है ना, उसके पैसे। अब सोचो ये पैसा कहेगा है। कब्रिस्तान की जो मट्टी चोरी हुई है, मैंने नहीं कहा, दो मेरे मोमिन भाई दोनों बबलू ने आपस की लड़ाई में सुना। एक कहता है मेरे साइड की मट्टी, और एक कहता है वो तो उसका दिया ना पैसा। तो सामने वाला क्या बताया है, अरे तेरे को 1 रुपए की मट्टी 100 में मिली। भूल चुके हमारे नेता की, अरे वो आखिरत वो आशियाना हमारा है। हम बंगले के शौकीन नहीं है, फ्लैट के शौकीन नहीं है, हम तो वो कब्र के शौकीन है जो आखिरत में हमारा घर है। तुमने वो हमारे घर को बेचा और बीजेपी की बात करते हैं। अरे हमने तो वो सिर्फ वोट लाने के पहले आपने कहा मुमरा वाले 50 करोड़ में बिकते हैं, तो क्यों नेहा के वार्ड में जफर के अजीज को तकलीफ देने के लिए नारियल फोड़ने को खानदान घूम रहा था, एक गली में ये एक गली में ये, क्यों घूमे? अरे आपने 15 साल में 200 करोड़ सरकार से लाया, और ये जितना डेवलपमेंट बताते हैं ना, एक सभागृह में मंजूरी को उनका मिनट्स बताओ। ये नजीब मुल्ला और उसके नगर सेवक के साथी उस दौर में शिवसेना को लड़ के आपको पैसा दिखाया। आपने पार्टी लगाई, नारियल फोड़ा, टक्का लिया ठेकेदार से, निधि हमने मंजूर किया हमारी आवाम के लिए। आप आमदार बन के ऊपर बैठे, 200 लाए, हमने 200 करोड़ रुपया 3 महीने में लाया, अपने 15 साल में लाया। हमने काय का पैसा लाया? हमने आके देखे कि कब्रिस्तान की कसती हालत है, ये इंसान सुधरेगा नहीं। गलत इंसान को नेता मान के लड़ा, में माफी मांगता हूं आपसे, उसके लिए सुधारने आया। 5 करोड़ रुपया आपका वोट लेने के पहले कब्रिस्तान में ज्यादा मट्टी डाल के हाइट ऊंची करने के लिए हमने लाया। इतना ही नहीं, नईम खान साहब ने फोन किए थे एक बार कि नजीब तू वो कब्रिस्तान को ला रहा है, मेरे को अमृत नगर के कब्रिस्तान में मट्टी और दीवार की जरूरत है, अमृत नगर के लिए 2 करोड़ रुपए लाए। स्कूल के लिए लाए, आपका वोट लेने का बोले काम करके लाए, और दूसरी तरफ क्या मिल रहा है? आश्वासन। कल मेरा एक इंटरव्यू लेने को मुंबई टीवी वाले आया था, अशरफ क्या अफजल, अच्छा लड़का है, थोड़ी सी अनबन हो गई पर बच्चा अच्छा है, जज्बाती है, नौजवान है, इंशाल्लाह आगे जाएगा। वो अफजल ने मुझे बताया एक वीडियो पिछले टाइम का, 5 साल पहले का, क्या है 15 दिन में लाइब्रेरी और फलाना आएगा, कहाँ है? अरे जो कब्रिस्तान नजीब मुल्ला ने और नगर सेवकों ने सभागृह में 2011 में साइन करके दिया था, वो कब्रिस्तान में तो आपकी पार्टनरशिप की बिल्डिंग बनी है, ऐसा सुनने आ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि टोरेंट की आपने बोलते मैंने नहीं लाया, तो जब मुमरा के अंदर मुमरा कलवा मिला के राजन दादा ऑल पार्टी का मोर्चा टोरेंट के खिलाफ निकला था, उठ सूट टीवी पे चंपोगिरी करने वाले आमदार साहब कहां थे जब आपने नहीं लाया था? तो टोरेंट के मोर्चे में क्यों नहीं हिस्सा लिया? उठ सूट मुमरा का रास्ता बंद कराने वाले। मैं दावे के साथ कहता हूं और कुछ दिन में आपको पुरावा भी दूंगा, एक आला अधिकारी का आवाज में जो टोरेंट जब आई हुआ था, वो कहता है जितनी मुमरा कलवा की यूनिट आती है उसका 60 पैसा 0.60 पर 60 पैसा साहब को जाता है। उसमें नाम लिया उसने, मैं यहां नाम नहीं लेना चाहता हूं, रिकॉर्डिंग आपको स्टेज पे सुनाऊंगा, स्टेज पे सुनाऊंगा, स्टेज पे। तो बताइए आप बीजेपी के नाम पे गुमराह कर रहे, जब हिंदू भाई बहन उधर हमें साथ दे रहे, एक मोमिन को साथ मिल रहा है, तो क्या सेक्युलर होने का ठेका सिर्फ आपके आमदार साहब ने लिया? हम नहीं सेक्युलर हो सकते। ये यहाँ मंदिर के ऊपर रोए और कलवा में जाके बोले राम मंदिर के उद्घाटन में कि 1 लाख लड्डू मैंने बांटा, मंदिर का दरवाजा खुल गया है, किसी का बाप बन नहीं कर सकता। आप 2 रोल कर सकते हैं, और एक मुसलमान हिंदू भाइयों का दिल जीतने को, दंगे रोकने को, गणपति के दर्शन को गया तो वीडियो घुमा रहे हो। अरे मेरे मोमिनों के घर बचाया, आके राबोड़ी में देखो
कैसा गुलाल उड़ता था हुआ मस्जिद आबाद भी मेरा ईमान किया और जो मैंने आपसे मांगा शिर्क किया उसकी माफी मांगा। उसमें डर किस बात का? हम डरते तो अल्लाह से। मैं एक ही चीज कहूंगा, काम चाहिए। आपका वोट लेने के पहले काम लाया, प्लेग्राउंड का पैसा लाया, 200 करोड़ रुपया लेकर आए हर काम के लिए, नाले को, कब्रिस्तान, स्कूल लेकर आए। इतना ही नहीं, लाइब्रेरी को 2.5 करोड़, 5 करोड़ रुपया बच्चे जो मुस्तहिक गरीब बच्चे स्कूल के 600 गए 9वीं में, 150 पढ़े, 500 रास्ते पे आए। वो स्कूल नजीब मुल्ला ने जो नजीब ने स्कूल लाया, वो पहली 10वीं के लिए स्कूल चालू किया। आप देखने नहीं आए टीचर है कि नहीं है, आप देखने नहीं आए कि वह स्कूल का 150 बच्चे पढ़ रहे, 500 रास्ते पे आए। 5 करोड़ रुपया 10वीं तक की स्कूल की नई इमारत लाया कि जितने बच्चे पढ़ना चाहे जगह की कमी नहीं होगी। मैं एक ही कहूंगा, 2 रास्ते। 20 नवंबर को इनको गुमराह करने वाला बीजेपी देखेंगे क्या? घड़ी को याद रखें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज। आपको कहूंगा, इस तरीके का ही इलेक्शन होता है ना। और जो अपोजिशन होती है उसको सवाल पूछती है और वो उसका सवाल का जवाब देते रहता है। मगर मैं पहली टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज के साल से स्कूल में इलेक्शन लड़ा, कॉलेज में इलेक्शन लड़ा, हमेशा अल्लाह ने कामयाबी दी। ये पहला इलेक्शन में देख रहा हूँ कि मैं नहीं, आवाम सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मैं और मेरे साथी चिल्ला के पूछ रहे, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। पिछले 15 साल में जो आपका आमदार ऊट सूट प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता था, उसके साथी डोरीमोन जो नईम खान साहब बोलते, मैं नहीं बोलता हूँ, मैंने ये अल्फाज यूज नहीं किया, नईम खान साहब के अल्फाज डोरीमोन कौन आके बात करता है, ऐसा नईम भाई बोलते थे। मैंने कहा मुझे आते थे, किसी ने नईम भाई की वीडियो बताया, इसके लिए आता है। वो उठ सूट प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे। एक ये छोटी सी स्पीड ब्रेकर बनाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। कैमरे में आने को कंधे से कुंडी निकलती है, ऊपर से कुंडी निकलती थी, बाजू से कुंडी निकलती थी कि भाई कैमरे के अंदर आओ। आप वो दौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो, छोटे चीजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो मुझे बताइए, तकरीबन 1 महीने से हम आवाम के मसलों के ऊपर आपसे सवाल कर रहे हैं, तो आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? और जवाब क्या आ रहा है? जवाब आ रहा है फिरका परस्त ताकत। एक खड़ा होता है, हदीस की बात करता है। अरे अल्लाह, तेरी जिंदगी झूठ बोलते बोलते गई, घर से कहाँ पहुंचा और तुम हदीस की बात करते हो। एक खड़ा होता है, साहब 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 साहब। अब मैं कभी बता दूं कि जितने गुण गा रहे 2 महीना पहले, 1 महीना पहले मेरे पास क्या गुण गाए, तो आप साहब को आपके चेहरा बता पाओगे? तो गवाह तो यहाँ मौजूद है, 1 और 2। आप साहब को चेहरा बता पाओगे? आप में गिरगट का रंग है जो बदलता है 1-1 सेकंड में। हम तो मोमिन सच्चे हैं, हम बदलते में बगावत करके उसके खिलाफ लड़ते हैं। आज हम लड़ने की पहचान चुकी है। मुझे बताइए, जब आपको किताबें मिली है घर में किताब अभी ये टाइम पे, लास्ट टाइम पे उड़ान थी, नजमू भाई ये टाइम पे क्या है? मुल्ला साहब क्या है? मुझे किताब मिली और मैं बच गया, और हम बिक गए। आप बच गया और हम बिक गए। जज्बात, आप बचे तो हमारे वोट से क्या लेते हैं? वो तो अल्लाह की देन है, आप बचे। हमें तो वो जो वादे उड़ान में किए थे उसकी बात करनी है, हमें तो 2014 की बात करनी है। अभी सफर बाकी है,
तो क्या और मुमरा को लूटना बाकी है? अरे भाई साहब कोई बताइए, जमीन बची है क्या? काजी साहब तो सफर क्यों बाकी है फिर? मित्तल तो गया, अच्छा जैन मंदिर की जमीन बाकी है, इसीलिए सफर बाकी है। मुझे बताइए, आज वो कहते हैं 2.5 साल, ये मोहब्बत है। 2.5 साल आप मंत्री थे, 10 मिनट है, 2.5 साल मंत्री थे, आपको याद नहीं आया? मैं अल्लाह को गवाह कहता मैं टोरेंट भगाऊंगा, आप कल से कहने लगे। 2.5 साल मंत्रिमंडल में बैठे थे, आवाम तो टोरेंट की बगावत कर रही थी, आपने आवाज उठाई, आपने टोरेंट लाया, या हम नहीं कहते? उस दौर के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है, और फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा है, आपको वो सभागृह जो हाउस होता है जिधर आप जिता के आपके नुमाइंदे को भेजते हैं, वो बहुत ही कानून से बना हुआ होता है, वहां कुछ गलत बात किए कानूनी कार्रवाई होती है। तो कान दुखेंगे सबके, वापस आएंगे।